Hello, I'm back, and this time I'm back again with a Pathfinder problem from the chapter Optics. बट यार मैं जितना इस क्वेश्चन को पढ़ पा रहा हूँ इसमें ऑप्टिक्स जैसा तो कुछ लग नहीं रहा. लाइक इट्स रिटन कि इन फ्री स्पेस अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम पॉइंट P एट एन एक्सिस फिक्स्ड टू अ रिजिड कोन AOB एट एन एंगल अल्फा इक्वल टू 37. द डिस्टेंस ऑफ ये ऐसा ऐसा ये सारी चीज़ें लिखी हुई है. ऑल द कोलिजन्स ऑफ द बॉल with the cone are perfectly elastic. Find the distance of closest approach. How many times the ball collide? तो definitely I can see कि this is a problem कि भैया ये बॉल यहाँ पर जा रहा है, ये बॉल इससे टकरा रहा है, तो डेफिनेटली कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होगा, कुछ चीज़ें होंगी, है ना. अब उसके लिए मुझे बताया कि दिस इज़ परफेक्टली इलास्टिक, तो यस ई की वैल्यू 1 हो जाएगी. बॉल अब यहाँ टकरा कर वो इधर टकराएगा, यहाँ टकरा कर वापस इधर टकराएगा, एंड सो ऑन. ये इस तरीके से प्रोसेस होता जाएगा. तो ये प्रॉब्लम को ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स में क्यों दिया गया है, अगर इसे थोड़ा ध्यान से सोचा जाए तो कुछ केसेस होते हैं हमारे पास जहाँ पर हम ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स एंड इनको मैकेनिक्स को हम एक साथ मैच कर सकते हैं. कैसे मैच कर सकते हैं, आइए उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं. इमेजिन करिए कि मेरे पास एक प्लेन मिरर होता है एज शोन. ये मेरे पास एक प्लेन मिरर है, दो प्लेन मिरर्स का कॉम्बिनेशन है. अगर ये मेरे पास होता और इस जगह से लेट से मेरे पास कोई लेज़र होता, लेज़र अगर मैं पॉइंट करके यहाँ से फायर करता, वो जाता, रिफ्लेक्ट होता, फिर जाता, फिर रिफ्लेक्ट होता. ये प्रोसेस तब तक होता जब तक ये पूरा का पूरा रिपीट होके लाइट रे बाहर नहीं निकल जाता. अच्छा ठीक है, ये चीज़ तो मुझे समझ में आ गया, लेकिन हम ये कैसे मान रहे सर कि E इज इक्वल टू 1 और ये दोनों सेम केस है. तो अगर हम लोग उसको एक बेसिक फंडामेंटल्स के साथ देखें तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मुझे बोलता है कि लाइट रे लेट से आई वेक्टर ये है, एंड लाइट रे जो गया वो कुछ अदर वेक्टर है, उसे हम आर वेक्टर बोल देते हैं. कोई खास इशू नहीं है, बट हाँ हमें ये ज़रूर पता है कि अगर मैं लेट से इसको वेक्टर ना बोलते हुए इनको मैं डायरेक्शन वाइज कैप में ट्रीट करूँ, लेट से मैं आर कैप एंड आई कैप बोल देता हूँ इनको, तो ये ज़रूर क्लियर है कि क्योंकि अब नाउ मैं इससे प्योर डायरेक्शन पे बात कर रहा हूँ, तो इस डायरेक्शन का क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होते हैं, तो ये जिस एंगल पर इसका वाई कॉम्पोनेंट था जाते समय पे भी सेम एंगल पे ही वाई कॉम्पोनेंट होगा. तो यस वाई कॉम्पोनेंट हैज़ बीन चेंज्ड बट देयर इज नो चेंज इन एक्स कॉम्पोनेंट. ये मेरा रिफ्लेक्शन है. जबकि अगर यही सेम चीज़ मैं बात करता हूँ इस बॉल वाले या परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के केस में, तो अगर ये मेरे पास जो भी मेरा सरफेस है, अगर इस सरफेस पर बात किया जाए, कोई बॉल आ रहा है, उसकी वेलोसिटी एक्स में Vx है, वाई में Vy है, लेट्स इग्नोर फॉर दिस पोर्शन, ये टाइम बहुत कम है, एंड इस हाइट के लिए हम लोग ग्रेविटी के इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर सकते हैं. जैसे कि एज सच इस प्रॉब्लम में भी बोला गया है कि ग्रेविटी के इफेक्ट को आपको नेग्लेक्ट करना है, कुछ दिया नहीं है, दैट मीन्स ग्रेविटी इज नेग्लेक्टेड. तो इफ़ ग्रेविटी इज नेग्लेक्टेड तो इसका क्लियर मतलब है कि यहाँ से क्या होगा, एक बॉल जाएगा, यहाँ टकराएगा, और टकराएगा इन सच अ वे कि उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अभी भी Vx बट वर्टिकल वाला चेंज होगा Vy. सिंपली उनका क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के ऊपर अगर बात किया जाए तो व्हाट इज E, दिस इज द V रिलेटिव ऑफ सेपरेशन अपॉन V रिलेटिव ऑफ अप्रोच. ये वाली चीज़ मुझे क्लियर कट है. ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो बिकॉज E की वैल्यू 1 है, हेंस मेरा वेलोसिटी, मैं इसको सिंपली V लिख रहा हूँ, इसको U लिख रहा हूँ, ठीक है, या फिर Vy एंड Uy ऐसा लिख देता हूँ, जहाँ पे Uy है ये, दिस वैल्यू इज Uy, दिस वैल्यू इज एक्चुअली Vy इन दिस केस. तो यहाँ पर से मैं देख सकता हूँ कि मेरा Vy का मैग्नीट्यूड Uy के मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाएगा. द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ विल बी सेम, हेंस ये भी Vy है तो ये भी Vy ही रहेगा, मैग्नीट्यूड रिमेन्स सेम. ठीक है, तो ये चीज़ मुझे समझ में आया. तो अल्टीमेटली यहाँ पर होना क्या है, तो जो लाइट एंटर करेगी वो लाइट क्या होगी, आफ्टर सम सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस, मुझे नहीं पता कितने रिफ्लेक्शंस, बट वो बाहर निकल जाएगी. गुड. तो मैं इस मैकेनिक्स के प्रॉब्लम को ट्रीट कर सकता हूँ एज अ ऑप्टिक्स प्रॉब्लम. ओके फाइन, ठीक है. अब करेंगे कैसे, तो देखिए इसको करने का जो नॉर्मल मेथड है वो तो बड़ा डिफिकल्ट है, बट देयर इज़ अ वेरी एक ट्रिकी मेथड हम बोल सकते हैं, वो यहाँ पर एग्जिस्ट करता है. आइए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ. तो अगर ये मेरे पास लाइट रे है, लाइट रे यहाँ से एंटर कर रहा है एट एन एंगल अल्फा. सो जिस तरीके से लाइट रे यहाँ से एंटर कर रहा है
मैं इस बार एंगल ऑफ इंसिडेंस के बदले ग्लैंस एंगल ऑफ इंसिडेंस लेना प्रेफर कर रहा हूँ, बिकॉज उसके टर्म्स में सोचना आसान रहेगा। आप ये मान लीजिए कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है तो दिस इज नथिंग बट दिस इज 90 माइनस आई, ऐसा सोच लेने में कोई बुराई अपने को नहीं लगती। ठीक है, तो अगर ये ग्लैंस एंगल थीटा है तो पक्का लाइट रे रिफ्लेक्ट भी होगा तो ग्लैंस एंगल थीटा पर होगा। अब इस चीज़ को हल्का सा समझने की कोशिश करते हैं कि लाइट जब इस मिरर पर टकराएगा तो वो यहाँ से कुछ एंगल बना रहा है अल्फा 1। बढ़िया, अगर वो यहाँ से अल्फा 1 बना रहा है तो मैं इसको करने का एक नया तरीका आपको समझाता हूँ, इसको समझने की कोशिश करिए। मैं बोलता हूँ कि लाइट अगर ये मिरर यहाँ पर नहीं होता, इंस्टेड ऑफ ये मिरर यहाँ पर नहीं होता, तो हमारी लाइट रे यहाँ से सीधी सीधी चली जाती। ओके फाइन, चली जाती। मैं क्या बोलता हूँ कि इफ दिस एंगल इज बीटा, सो मैं क्या कर रहा हूँ, इस बार इंस्टेड ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट कराने के मैं इस मिरर को ही मैं क्या कर रहा हूँ, मिरर को रोटेट करा दे रहा हूँ अबाउट दिस लाइन। ये जो मेरी ओरिजिनल मिरर थी, इस मिरर के अबाउट मैं इस मिरर को क्या कर रहा हूँ, रोटेट करा दे रहा हूँ बाय द सेम एंगल बीटा। तो मैंने मिरर को रोटेट करा दिया, ये दिस इज नाउ माई मिरर, ये मेरा मिरर है। क्या असर पड़ेगा पहले एक बार चेक कर लेते हैं, मैथमेटिकली चेक कर लेते हैं। जैसे ही ये मेरा मिरर हुआ तो यहाँ पर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूंगा। मैं मानता हूँ कि दिस एंगल इज सम डिफरेंट एंगल अल्फा 2, मुझे नहीं पता कि ये सेम है कि नहीं, बट ये अल्फा 2। अब अगर मान लेते हैं मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इनको नाम देने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो लेट्स से इस पॉइंट का नाम मैं लिख देता हूँ कुछ P, दिस पॉइंट इज Q, दिस पॉइंट इज Q1 एंड दिस पॉइंट इज R। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ तो मुझे बड़े अच्छे से दिख रहा है। आप ये चीज़ आप भी नोटिस कर सकते हैं कि इन दिस ट्रायंगल RQ1P एंड RQP, इसमें दिस लाइन सेगमेंट RP इज इक्वल टू RP। यस ट्रू। द एंगल बीटा इज इक्वल टू एंगल बीटा, ट्रू। And we can see these two angles are opposite and these two are same. This is also theta, this is also theta. तो yes, ये भी same है। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि both the triangles are nothing but congruent. They are congruent triangles. अगर मेरे triangles congruent है तो yes, यहाँ पर एक चीज़ किया जा सकता है जो कि यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि now this angle, this total angle ये and this total angle must be same. Okay fine, बिकॉज ये दोनों एंगल सेम है तो यहाँ से हम एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, बिकॉज दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री, हेंस मेरा अल्फा 1 इक्वल होगा अल्फा 2 के। इट मीन्स कि अगर मैं लाइट रे के पाथ को यहाँ से तिरछा करता हूँ, अपार्ट फ्रॉम दिस अगर मैं उस लाइट रे को सीधा भी ले जाता हूँ, बट इसी सेम पॉइंट से जहाँ पर मिरर ये यहाँ पर टकराता के बदले इसको हटाकर मैं यहाँ मिरर रोटेट कर दूँ तो भी मुझे लाइट का पाथ सीधा ही दिखेगा सिंपल टर्म्स में, बट इफेक्ट विल बी इफेक्ट अभी भी सेम मिलेगा। एंड मेरे ख्याल से आपको फर्दर समझ में आ रहा है कि इसके आगे से हम क्या कर सकते हैं। तो अभी हमने ये वाले मिरर को रोटेट किया, अब इस मिरर के अकॉर्डिंगली हम इसको, ये वाले को यहाँ रोटेट कर लेंगे, देन इसको फिक्स करेंगे, ये वाले को नेक्स्ट रोटेट कर लेंगे, इसको फिक्स करेंगे, इस वाले को इधर रोटेट कर लेंगे। अच्छा, फ़ायदा क्या होगा इससे? फ़ायदा ये होगा कि मुझे जो लाइट रे है वो मुझे सक्सेसिव रोटेशंस के बाद भी मुझे एक स्ट्रेट लाइन में ही जाती दिखेगी। आई होप ये पॉइंट मैंने क्लियर किया। जैसे ये पॉइंट क्लियर होता है तो अब हम इस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर देखिए तो ये हमारा ये पुराना, जैसा हम रिलेटिव में सॉल्व करते थे कि अगर लेट से यहाँ पर कोई एक शिप है, यहाँ एक शिप है, ये दोनों अपोज सम डायरेक्शंस में जा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, एक को रोक देते हैं, दूसरे को स्पेसिफिक डायरेक्शन में चलाते हैं एंड परपेंडिकुलर ले लेते हैं। जो परपेंडिकुलर होता है वही मेरा डी मिनिमम हो जाता है। तो बिल्कुल यहाँ भी हम वही कर रहे हैं जैसा अभी मैंने आपको समझाया। तो मुझे यहाँ पर ऐसा फील होगा कि जो लाइट रे यहाँ से चला वो लाइट रे अलॉन्ग दिस लाइन एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता हुआ जा रहा है। ठीक है, वो लाइट अगर सीधा जा रहा है तो मुझे इस एपेक्स एंगल से मिनिमम डिस्टेंस लिखना है। द मिनिमम डिस्टेंस इज डी। तो क्लियरली ये चीज़ मुझे दिख रहा है, दिस एंगल, ये एंगल मुझे मेंशन कर देना चाहिए था, दिस एंगल वॉज 37 डिग्री। तो आई कैन सी 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इज नथिंग बट साइन 37।
तो d इज इक्वल टू एक्स साइन 37। आई कैन कैलकुलेट x की वैल्यू कुछ तो दी थी सवाल में, मुझे x की वैल्यू दे रखी है कि x इज 10 सेंटीमीटर। x की वैल्यू मुझे 10 सेंटीमीटर दे रखी है, तो यहाँ से मैं सिंपली कैलकुलेट कर सकता हूँ x इज 10 साइन 37 इज 3/5। सो दिस इज नथिंग बट 5 2s are, दिस इज 6 यूनिट्स, शायद मीटर था सेंटीमीटर था, यूनिट पर अगर देखा जाए तो 10 सेंटीमीटर। सो द आंसर विल बी 6 सेंटीमीटर। फाइन। नेक्स्ट द सेकेंड पार्ट जो यहाँ पर हमसे पूछ रहा है, सेकेंड पार्ट हमसे पूछ रहा है कि हाउ मैनी टाइम्स विल द बॉल कोलाइड विद द कोन। अब बात यह है कि ये चीज़ मैं कैसे निकाल सकता हूँ कि कोन से कितनी बार कोलाइड कर रहा है। तो आइए इस चीज़ को भी समझते हैं, ये भी बहुत खूबसूरत एनालॉजी से यहाँ पर हो जाएगा। ध्यान से देखते हैं इस चीज़ को देख के समझने की कोशिश करते हैं। तो अगेन ये जो मैंने डायग्राम बनाया ये इसी तरीके से है। A एंड B जो थे वो मेरे थे ओरिजिनल मिरर्स। मैं इसका थोड़ा सा फॉन्ट साइज को पतला कर लेता हूँ। यस, नाउ ये जो A और B मेरे थे ये थे मेरे ओरिजिनल मिरर्स। ओके फाइन। फर्स्ट टाइम मैंने क्या किया, फर्स्ट टाइम मैंने A को फ्लिप किया, दैट बिकम्स A1। फर्स्ट टाइम मैंने A को फ्लिप किया तो ये बन गया A1। सेकेंड टाइम फिर अब जब ये दोनों का सिस्टम बना हुआ है, अब इसके बाद मुझे रे को फर्दर आगे ले जाने के लिए अब मुझे B को फ्लिप करना पड़ेगा, मुझे बना B1। फिर अब A1 और B1 का है, अब मुझे रे को फर्दर आगे बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, A को फ्लिप करना पड़ेगा। नाउ अगेन इस तरीके से ये फ्लिपिंग गेम चलता रहेगा। ओके फाइन। तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरा टोटल ये एंगल कितना हो रहा है। खैर ठीक है, एंगल पे बात पे जाएंगे, लेकिन हाँ मुझे ये कैसे पता चलेगा कि नंबर ऑफ कोलिजन्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ कोलिजन्स के लिए हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हुआ फर्स्ट कोलिजन, फिर ये लाइट रे इधर आता, दैट मीन्स ये यहाँ गया है, तो ये हुआ सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन। तो ये तो खैर डायग्राम में, ये रियलिटी नहीं है बट ये डायग्राम में है। बट हाँ यहाँ से हम आइडिया लगा सकते हैं कि कितने कोलिजन्स हो रहे हैं। तो अब इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, हो क्या रहा है। तो ये मुझे क्लियर है कि मेरी जो लाइट रे है वो पक्का इस स्ट्रेट लाइन में ही जा रही है। ठीक है, तो मैं ज्यूम करता हूं कोई nth टर्न के बाद, या इधर इट इज A और B, वो मैटर नहीं करता, बट किसी nth टर्न के बाद ये यहां पर जाएगा एंड एक फाइनल कोलिजन होगा। क्यों, इसके बाद क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद वाला जो है वो मेरे इंसिडेंट रे के साथ डाइवर्ज हो रहा है। अगर हम देख पा रहे हैं, सो दिस डिस्टेंस इज लेस, दिस डिस्टेंस इज मोर, दिस इज फर्दर मोर और मोर। इसका बोलने का मतलब क्या है कि अगर ध्यान से देखें तो ये रेज पीछे कहीं पर जाकर यहाँ पर कन्वर्ज हो रही है। तो इसका मतलब ये ही वो लाइन था या ये वो फ्लिप था जहाँ पर इन दोनों का लास्ट कोलिजन हुआ। इसके बाद अब ये फर्दर हमारी लाइट रे यहाँ से जो एंटर की थी, इन रियलिटी जो एंटर की है यहाँ पर सक्सेसिव कोलिजन्स अपने उन्होंने किए हैं, एंड उसके बाद अब ये लाइट रे ऐसा जा रही है, ये ऐसा जा रही है एंड ये ऐसा जा रहा है। तो अब इनके बीच में डिस्टेंस कंटिन्यू इंक्रीज होता जाएगा। होपफुली फिजिक्स मैंने आपको समझा लिया। तो अब आते हैं इसके मैथमेटिक्स पार्ट पे। तो ये चीज़ कैसे निकाल सकते हैं, तो बेसिकली यहाँ पर हम एक सिंपल सा यहाँ का एक ट्रायंगल कंसीडर कर सकते हैं, दिस एंड दिस। मेरे ख्याल से ये चीज़ अपने को क्लियर हुआ कि ये जो है ये मेरा SN जो मैंने लिखा है वो है, ये मेरी लाइट रे जो कि जिसे मैंने माना है कि वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, और ये मेरा इनिशियल गिवन एंगल β/2। तो मुझे ये टोटल ये एंगल दिया हुआ है मुझे 37 डिग्री, ये एंगल मुझे ऑलरेडी गिवन है 37 डिग्री। दिस एंगल ये मुझे चाहिए, तो ये एंगल मैं कैसे निकाल सकता हूँ, तो इसके लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ APGP। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कितना एंगल था, 0 एंगल था, फर्दर घूमने के बाद एंगल हो गया β/2, फिर मैंने घूमा, फिर मैं कितना घूमा, बीटा और घूमा, तो β/2 प्लस बीटा, मैं फिर फर्दर घूमूंगा β/2 प्लस 2 बीटा, फिर घूम रहा हूँ β/2 प्लस 3 बीटा। दिस इज द फोर्थ रोटेशन, S4। तो फोर्थ रोटेशन नहीं बट फोर्थ टर्म। तो इस तरीके से मैं जैसे आगे जाऊंगा तो मुझे क्लियरली दिख रहा है ये मेरे पास क्या बन रहा है, एक AP बन रहा है। तो ऑब्वियस ही बात है AP का nth टर्म मैं यहाँ से लिख सकता हूँ विच इज β/2 प्लस n-1 टाइम्स बीटा। तो बिकॉज अगर इसे ट्रायंगल होना है थोड़ी देर के लिए इसे मैं इस एंगल को
कुछ अल्फ़ा बोल देता हूँ, इस एंगल को कुछ बीटा बोल देता हूँ, या फिर अल्फ़ा बीटा ना बोलते हुए कुछ नया नाम दे देते हैं। इसका मैं नाम दे देता हूँ θ1, इसका मैं नाम दे देता हूँ θ2। आंसर बाद में रख लेंगे। तो मुझे इतना ज़रूर पता है कि यहाँ पर कोलाइड, अच्छा ये तो एक कंडीशन है कि दोनों के दोनों आपस जाके यहाँ पर इंटरसेक्शन किए। ज़रूरी नहीं है कि इंटरसेक्शन हो, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये और ये पैरेलल ही हो जाएं, तब भी कोई कोलिजन नहीं होगा। तो यस, इस केस में अगर हम लोग यहाँ पर इसको डिस्कस करें तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि मेरा θ1 प्लस θ2 का जो सम होना चाहिए वो पक्का लेस देन होना चाहिए पाई से, पक्का लेस होना चाहिए पाई से, या इन द एक्सट्रीम केस ये दोनों इक्वल हो सकते हैं पाई के। लाइक लिटरली दीज रेज आर पैरेलल, तो ये वाला मेरा एंगल हो गया लेट से जैसा भी है कुछ थीटा, तो पक्का ये भी बिकॉज दीज आर पैरेलल ये भी थीटा हो जाएगा, तो ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा। तो ऑब्वियस ही बात है इन दोनों का सम कितना होना चाहिए पाई, दैट इज द लिमिटिंग केस। तो अब अगर इस चीज़ को अच्छे से डील किया जाए तो मैं वैल्यूज लिख सकता हूँ यहाँ पर सिंपल वेज में, लाइक θ1 प्लस θ2 इज पाई। मैं θ2 की वैल्यू लिख सकता हूँ बीटा बाई 2 प्लस n माइनस 1 बीटा बाई 2 प्लस n माइनस 1 बीटा, वेयर n इज द टोटल नंबर ऑफ कोलिजन, वही मुझे निकालना है, प्लस वो जो एंगल है जिसे मैं थीटा बोल रहा हूँ अभी के लिए, थीटा की वैल्यू θ2 है एक्चुअल में, बट मैं उसे थीटा बोल रहा हूँ जिसकी वैल्यू है 37 डिग्री। आई विल पुट दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू पाई। आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो बीटा बाई 2 प्लस एन बीटा माइनस बीटा प्लस थीटा शुड बी लेस देन इक्वल टू पाई। एन को यहाँ रखता हूँ, बाकी सब उधर लेकर चले जाता हूँ। सो एन बीटा शुड बी लेस देन इक्वल टू पाई प्लस बीटा माइनस थीटा, या फिर मैं इन रियलिटी इसे बीटा बाई 2 एंड बीटा को, इन दोनों को मैं डील करके इसको बीटा बाई 2 लिख देता हूँ। दिस विल बी माइनस बीटा बाई 2, उधर जाके प्लस बीटा बाई 2। अगेन एन बीटा शुड बी लेस देन इक्वल टू, एलसीएम ले लेते हैं, सो 2 पाई माइनस प्लस बीटा एक्चुअल में माइनस 2 थीटा बाई 2। सो मेरा एन शुड बी लेस देन और इक्वल टू 2 पाई प्लस बीटा माइनस 2 थीटा बाई 2 बीटा। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा एज 37 डिग्री एंड बीटा इज इक्वल टू, बीटा कितना दिया था मुझे, मैं भूल गया। ठीक है, सवाल में वापस जाते हैं। बीटा की वैल्यू मुझे गिवन है 20 डिग्री, बीटा की वैल्यू गिवन है 20 डिग्री। सो लेट्स पुट द वैल्यू एज 20 डिग्री, बीटा इज इक्वल टू 20 डिग्री। इस वैल्यू को पुट करते हैं तो n शुड बी लेस देन और इक्वल टू 2 पाई विच इज 360 प्लस बीटा 20 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 37 विल बी 74 डिग्री अपॉन 2 टाइम्स ऑफ बीटा विच इज 2 इंटू 20। n शुड बी लेस देन इक्वल टू 360 प्लस 20 इज 380, 380 में 74 माइनस कर रहे हैं, 6/40। सो n शुड बी लेस देन इक्वल टू, इसको कैंसिल करते हैं तो 4 से 4 7 28, 26, 4 6 24 पॉइंट समथिंग, तो ये ज़ीरो की वजह से एक डेसिमल यहाँ पर आ जाएगा 7.6। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि 8th कोलिजन नहीं हुआ है, 8th कोलिजन नहीं हुआ है। कोलिजन कौन सा हुआ, लास्ट कोलिजन कौन था, लास्ट कोलिजन वाज 7th कोलिजन। सो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, मेरा आंसर विल बी टोटल 7 कोलिजन्स होंगे। होप आपको समझ में आया। अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई डाउट्स हैं तो आप बिल्कुल कमेंट में इसको शेयर कर सकते हैं। आई विल ट्राई कि मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रिस्पॉन्ड करूं। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू।